सर, मैं हूँ। सर, गाड़ी निकाल ली है। ओह! अच्छा। बा वर्दी ड्राइवर ने मुझे एहसास दिलाया कि वक्त काफ़ी गुजर चुका है। मुझे घर चलना चाहिए। मैंने कुर्सी की पुष्ट पर डाली हुई गर्दन उठाकर उसे देखा। मेरी आंखों में सोच की इतनी गहरी और वास्यह धुंध थी कि ड्राइवर के चेहरे पर हमदर्दी के साए पर डच गए। सर, आप बहुत ज्यादा काम करते हैं। आपकी सेहत। वो तेज़म से बोला। कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। मैंने कुर्सी से उठते हुए फाइलें समेटकर एक तरफ कर दी। घड्डी पर निगाह डाली। मुझे भी एहसास हुआ कि दफ्तर का वक्त खत्म हुए काफी देर हो चुकी है। सब लोग जा चुके हैं। मैंने पूछा। यस सर, ड्राइवर ने कहा। मैंने एक गहरी सांस ली। फाइलों के नीचे से शकील का केक तो झांक रहा था। मैंने केक झपट कर उठा लिया। मैं नॉर्मल रहना चाहता था। आग की मेहराबों तले से गुजरते कई साल हो गए थे, लेकिन आज फिर मुझ पर डिप्रेशन तारी थी। मैं कोशिश के बावजूद उससे पीछा न छुड़ा रहा था। चलो, मैं आ रहा हूं, मैंने ड्राइवर से कहा। वो सर झुकाकर कमरे से निकल गया और मैं, जो अपने ही वजूद के अंदर नहीं सिमट रहा था, चंद लम्हे वहीं खड़डिहा रहा। फिर मैंने शकील का हाथ उठाया। उस कमबख्त ने क्यों ऐसी बात लिख दी थी कि मैं जो सुकून न आशना पहले ही था और ही दर हम बरहम हो गया था। कई लम्हे मैं सोचता खड़डिहा रहा। जमीन की खलश काफी बढ़ गई थी। अपना आप संभाला नहीं जा रहा था। ऐसी हालत में घर जाते हुए भी खौफ आता था कि सेबी देखेगी, घबरा जाएगी, बार बार पूछेगी। और उसी बार बार पूछने से मैं तो घबराता था। मैं अपनी नसरों में नंगा था, लेकिन किसी और की नसरों में नंगा होने की हिम्मत भी तो ना थी। जो कुछ मैं कर चुका था या जो कुछ मुझसे सरजद हो चुका था, वो मेरी ज़ात तक ही महदूद था और ज़ात की पेट पर तासियाने में ही खाता रहता था। सर्दियों की शाम ठिठरी हुई थी। धंधल के फैल रहे थे। कहीं कहीं बत्तियां रोशन हो गई थी। आफस की इमारत के बाहर भी रोशनियां जल उठी थी। लिए रोशनियों में भी वो रोशनी न थी जो अंधेरे में से होती है। मैं गाड़ी की तरफ बढ़ा। चौकीदार मेरा ब्रीफ केस उठाए आया। इसने सेट पर ब्रीफ केस रख दिया। ड्राइवर ने पछली नशिस्त के लिए दरवाज़ा खोला। मैं गाड़ी में बैठ गया। चौकीदार ने बाकायदा सलूट के अंदाज में मुझे सलाम किया और मैंने सर के इशारे से जवाब दिया। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। वो घर की तरफ जा रहा था और मैं अंदर ही अंदर घर से दूर निकल गया था। मुझे आज ये आरामदा गाड़ी फिर तकलीफ दे रही थी। मैं अपने ही जख्मों से छूर था। जी चाहता था गाड़ी से निकलकर भाग जाऊं। इतनी डोर कि मुझे अपना भी सराग ना मिल सके। लेकिन हम किस कदर बेबस होते हैं। अपने वजूदी खूल के कैदी अपने ही असीर भागना चाहें तो भी भाग नहीं पाते। गाड़ी को ठीक है आहनी गेट के अंदर दाखिल होकर पूरच में रख गई। इसको ठीक मैं 5 सालों से रह रहा हूँ। जैबी से शादी से पहले ही इस कोठी में मैं रह रहा था। ये कोठी रहमान डोगर साहब ने खास तौर पर मेरे लिए खरीदी थी। 3 रूम की जदीद तर्ज की ये कोठी बिल्कुल नई थी। इसमें सारा सामान भी नया डलवाया गया था। अल्लाह, उन दिनों उनकी नवाजिशात मुझ पर बारिश की तरह बरसती थीं और मैं जिसकी आंखों में भूख थी, पेट की भूख थी, दिमाग में दिल में हर जगह भूख ही भूख थी। इस नवाजिश पर फूला नहीं समा। या था ये मेरी कामरानी के रास्ते थे और मैं उन पर सरपट भागा जा रहा था। पूर्च में गाड़ी रखने की आवाज़ सुनते ही मेरा बड़ा बच्चा कुकलू दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उसे देखते ही मुझे याद आ गया कि सुबह उसने मुझसे चॉकलेट लाने की बड़ी जोरदार फरमाइश की। बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, उनकी याददाश्त भी बड़ी तेज़ होती है। मैं जानता था वो पहला सवाल ही चॉकलेट के मुताल्लिक़ करेगा। बाबा, वो दौड़ा हुआ आया और मेरी गाड़ी से निकलते निकलते मेरी टांगों से चमट गया। बाबा, चॉकलेट, वो बोला। मैंने झुककर उसे प्यार कर लिया। कुकू कितना प्यारा बच्चा है, मैंने उसे बहलाने के लिए कहा। वाकई बहुत प्यारा है। उसने हुस्न माँ और बाप के वर्से में पाया है। जहांत भी उसे मुझसे मिली है। वो कभी अल्टी सीधी बातों से बहल नहीं पाता। वो चॉकलेट के लिए जद करने लगा। बेटे, आज भूल गया, कल ला देंगे। नहीं बाबा, आज अभी आज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
नहीं बाबा चॉकलेट। मैं झंझला गया। हो अंदर जाने दो। इसने मिट्टियां आंखों में घेर कर रोने का मॉड बनाया। ड्राइवर ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया। चलो कुकू मियां हम ला देते हैं। चॉकलेट। हाँ अब्दुल रहीम, मार्केट में ले जाओ इन्हें और पसंद की चॉकलेट दिला दो। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। मेरी 2 साला बच्ची पन की लाबी में कालीन पर बैठी अपने खिलौनों से खेल रही थी। मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़ी। मैंने इसे भी प्यार कर लिया। वो तो तली जबान में बातें करती बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन आज आज मेरा जी इस मुतरन्निम आवाज को सुनने से ग्रीजा था। मैंने उसे गोद से उतार दिया और उसकी आया के सलाम का जवाब देते हुए बोला, बेगम कहाँ हैं? वो अपनी सहेली के यहाँ गई हैं। किसके यहाँ? मसस जमशीदी के यहाँ। हूँ, आज इनके यहाँ खाना है, आप भी जाएंगे। बेगम साहबा फोन करेंगी आपको। मैंने सुकून का सांस लिया। ज़ैबी घर पे नहीं थी। खाने पर न जाने का बहाना भी बनाया जा सकता था। मैं अपना ब्रीफ केस जो मुलाजिम लड़का गाड़ी से निकाल कर ले आया था उठाकर अपने बेडरूम में चला गया। लिबास तब्दील करके मैं बेड पर लेट गया। मैं यकसुई और इत्मीनान से अपने आप से उलझना चाहता था। कई सवाल, कई वसूसे, कई खदशे मेरे अंदर रेंग रहे थे। इनसे बचना चाहता था। शुक्र है कि ज़ीबी घर पे नहीं थी। वो मेरे लिए डिनर सोट निकाल गई थी। इसकी किसी दोस्त के यहाँ खाना था। ज़ीबी मॉडर्न होती जा रही थी। उसने अपने आप को नए माहौल के नए सांचों में ढाल लिया था। वो बहुत खुश रहती थी। इसकी आंखों में घिलने वाले ख्वाबों की ताबीर उसे मिल गई थी, बल्कि इससे भी सिवा मिला था। जिस मकाम पर वो पहुंच गई थी, शायद उसका उसने छिम्मरले के पुरानी वस के घर में रहते हुए कभी सोचा भी ना होगा। उसकी खुशियों को मैं भी तो छेड़ना नहीं चाहता। उसीलिए तो अपनी आग में आप ही जल रहा हूं। अपने आप को अपने तक ही समेट रखा है। मैं दोहरी शख्सियत का आदमी बन गया हूं। अपने आप को ऐसे खूल में बंद कर लिया है जिसकी ज़ाहिरी चमक दमक पर किसी को गुमान भी नहीं होता कि उसके अंदर आग ही आग है, जलन ही जलन, घटन ही घटन। कभी कभार जब ये खूल अंदर की हैदत से हट जाए तो इसके अंदर से आग का 1 घंटा निकलता है, कुछ ज्यादा ही तप जाता है। तो ज़ीबी बेचैन हो जाती है। वो मुझसे पूछती है, जानना चाहती है। मैं उसे काम की ज़्यादती, कारोबार का बार और दफ्तरी मसरूफियात का बहलावा दे देता हूँ। वो यकीन कर लेती है। यकीन न करने की गुंजाइश भी तो नहीं होती, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत है, प्यार है, चाहत है। हम तो बचपन से एक दूसरे को चाहते चले आ रहे थे। एक दूसरे से उस वक्त से प्यार करते थे जब हमें प्यार के मफहूम से भी आशनाई न थी। मोहब्बत की तारीफ में कुछ कहने के अहल न थे। और ये उसका प्यार ही था जिसने मुझे ज़ीबी से शादी पर मजबूर कर दिया था। मैंने उसकी मोहब्बत की खातिर शादी कर ली थी, वरना मैं तो जज्बात के जिस सैंचे पर चढ़ चका था ये कदम उठाने से गरेजा ही था। ज़ेबी ने अपनी कुछ सहेलियों को चाय पर बुलाया था। वो सुबह ही से तैयारियों में मसरूफ थी। ऐसे छोटे मोटे फंक्शन अब वो अक्सर किया करती थी। अब उसका दायरा अहबाब वसीया होता जा रहा था। वो कच्चन के काम के लिए खानसामा था, छोटे मोटे काम जम्मू करता था। मेहतरानी सारे घर की सफाई के लिए मौजूद थी। लान को अप टू डेट रखने के लिए नौकर मौजूद था। बावर्दी शोफर गाड़ी के लिए हमा वक्त दस्ता बस्ता खड़ा रहता था। इसका 4 साला कको महंगी नर्सरी में खेलने और पढ़ने के लिए जाता था। वो सारे लवाजमात उसे मैसर थे जो एक बेगम साहबा बनने के लिए होते हैं। वो अपने हल्के की सोशल औरत थी। वैसे भी उसने अपना मकाम मनवा लिया था। 3 बेडरूम की जदीद तर्ज की कोठी और खूबसूरत किस्म के फर्नीचर से आरास्ता रहती थी। 2 साला पनकी के लिए आया थी। ज्यादातर अपने ही प्रोग्रामों में लगी रहती। मुझे उसने कारोबारी मसरूफियात की वजह से खासा मार्जिन दे रखा था। कभी कभी वो ज़रूर मुझे ऐसी दावतों में घसीट ले जाती जहां कपल आते थे। जाहिर है मेरे बगैर वो ऐसी पार्टियों में शिरकत नहीं कर सकती थी। लेकिन ये नई जिंदगी, उसके नए रूप अपनाने के बावजूद वो मगरूर थी, न दूसरों को भूली थी। वो अब भी मुझे और बच्चों को लेकर अपने इस पुराने महल्ले के मकानों में ज़रूर जाती
जहाँ खून के रिश्ते मौजूद थे। मेरी माँ मेरे 2 भाइयों के साथ अभी तक इसी मकान में रह रही थी, जो उनका अपना था। मैंने और ज़ैबी ने बारहा चाहा था कि वो हमारे यहाँ आ जाएं, लेकिन अम्मी हमेशा प्यार से दुआ देकर बात टाल जाया करती थीं। हम यहीं ठीक हैं बेटे, अपना घर, अपना महल्ला, अपने लोग, इन्हें छोड़कर कहाँ जाएं, कैसे जाएं? क्या ये लोग, ये घर, ये जगह आपको हमसे ज्यादा प्यारी है? नहीं प्यारे, तुम शायद इन सब से ज्यादा की हो, लेकिन हमें यहीं रहने दो। खुदा ने तुम्हें जो कुछ दिया है, खुदा नसीब करे फूलो फलो, हमें इसी से खुशी है।